Welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of price leadership model of oligopoly। यानी आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो अल्पाधिकार है उसके अंदर जो कीमत नेतृत्व मॉडल होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हम अल्पाधिकार के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि जो अल्प होता है उसका मतलब होता है थोड़ा और अधिकार का मतलब होता है नियंत्रण। तो जब अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी जो बाजार होता है उस बाजार के अंदर चाहे वो समरूप वस्तु का बाजार हो, चाहे उसके अंदर विभेदात्मक वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा हो, जब उसके अंदर केवल कुछ ही उत्पादक होते हैं तो उसे हम जो है अल्पाधिकार कहते हैं। अल्पाधिकार को अगर आप देखें लिटरल मीनिंग तो ये जो है अंग्रेजी के अंदर इसको ओलिगोपोली कहते हैं। और ये जो ओलिगोपोली है ये जो है ग्रीक भाषा के ओलिगोई OLIGI ओलिगोपोली ओलिगोई और पोली शब्द से मिलकर के बना। ओलिगोई का मतलब कुछ, अल्प, कम और पोली का मतलब नियंत्रण। तो अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो भी जब अर्थव्यवस्था के अंदर जो बाजार होता है उस बाजार के अंदर केवल कुछ ही उत्पादकों का नियंत्रण होता है तो उसे हम जो है अल्पाधिकार कहते हैं। तो ये जो अल्पाधिकार होता है इस प्रकार का जो बाजार होता है उसके अंदर जो फर्में होती है या जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या 2 से लेकर के 10 तक हो सकती है। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो होता है अल्पाधिकार बाजार में पाया जाता है। अब इनमें जो कंपटीशन होता है तो कई बार तो आपस में इनमें कंपटीशन चलता ही रहता है और कई बार जो इनमें जो फर्में जो होती है आपस में समझौता कर सकती है। तो इस प्रकार से दोनों ही सिचुएशन होती है कि फर्में आपस में कंपटीशन भी कर सकती है और फर्में आपस में जो वो कोई समझौता भी कर सकती है। अब हम गठबंधन का एक बार अर्थ जानते हैं कि अल्पाधिकार के अंदर फर्में जो होती है आपस में काफ़ी कड़ी प्रतियोगिता की सिचुएशन में होती है और ऐसी अवस्था के अंदर जो प्रत्येक फर्म होती है वो ये जानती है क्योंकि उसने जो पास्ट एक्सपीरियंस किया हुआ है कि एक फर्म जब कीमत में को कम करती है तो उसकी प्रतियोगी फर्म जो होती है वो कीमत को और ज़्यादा कम कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि जब पहली फर्म ने कीमत कम की तो उसके ग्राहक टूट करके दूसरी फर्म के पास में चले गए। तो ऐसे में जो दूसरी फर्म होती है वो उससे भी ज़्यादा कीमत को कम करती है और उसकी वजह से जो होता है वो दोनों ही फर्मों को जो नुकसान होता है। तो इस अवस्था के अंदर ये जो प्राइस वार होता है, प्राइस वार का मतलब दोनों फर्में जो है कीमत को लेकर के आपस में कंपटीशन करती है। तो उस अवस्था के अंदर जो है सभी फर्मों को नुकसान होता है। अब इस नुकसान से बचने के लिए कई बार तो फर्में आपस में समझौता कर लेती है और जब ये फर्में आपस में समझौता कर लेती है उस अवस्था के अंदर वह एकाधिकारी के समान कीमत और लाभ ले सकती है। लेकिन कई बार इन फर्मों के अंदर जो वो समझौता नहीं होता बल्कि इनके अंदर जो आपस में कंपटीशन चलता रहता है। तो जब इनमें आपस में कंपटीशन चलता रहता है तो उस अवस्था के अंदर जो है सभी को ही नुकसान होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक फर्में मिलकर के आपस में समझौता कर लेती है तो उसके बाद में वो संयुक्त रूप से कीमत और उत्पादन का निर्धारण करती है। तो उस अवस्था को हम गठबंधन कहते हैं। तो इससे जो फर्में जो होती है अपने लाभ की मात्रा को बढ़ा सकती है और उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है, जो सौदा करने की शक्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में गठबंधन जो होता है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब हम गठबंधन के उद्देश्य या उसके लाभ देखते हैं। पहला, लाभ में वृद्धि करना। प्रत्येक फर्म दूसरी फर्म के साथ में जब कंपटीशन करती है तो सभी फर्मों के लाभ जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ऐसे में जो फर्में ये चाहती है कि आपस के अंदर वो जो है गठबंधन कर ले, समझौता कर ले, चाहे वो समझौता खुला समझौता हो, चाहे वो समझौता पर्दे के पीछे यानी गुप्त समझौता हो, जो किसी की नज़र में ना हो, लेकिन नज़र में न होने के बावजूद उनमें आपस में जो होता है समझौता होता है, गठबंधन होता है। तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि अधिक कीमत लेकर के लाभ को बढ़ाना और दूसरा होता है अनिश्चितता में कमी करना। जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन के अंदर अनिश्चितता बनी रहती है। एक फर्म जब कीमत को कम करती है तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भी दूसरी फर्म भी कीमत को कम करेगी और अगर वो कम करती भी है तो कितना कम करेगी ये भी पता नहीं होता। तो ऐसे में एक फर्म जो होती है उस फर्म को जो है काफ़ी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब फर्में आपस में समझौता कर लेती है, गठबंधन कर लेती है, तो उस अवस्था के अंदर ये अनिश्चितता जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब प्रत्येक फर्म जो होती है वो मिल करके कार्य करती है। तो ऐसे में दूसरी फर्मों के निर्णयों के बारे में पहले से एक फर्म को पता होता है। आगे दूसरी फर्मों के प्रवेश को रोकना। कई बार फर्में जो होती है वो आपस में गठबंधन कर लेती है और गठबंधन करने के बाद में वो जो होती है वो उनके पास में इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो बाकी फर्मों को जो वो बाजार में प्रवेश करने से रोक देती है।
एक तो ज़्यादातर जो मार्केट होता है वो खुद कैप्चर कर लेती है सभी फर्में मिल करके, तो ऐसे में जो नई फर्में होती है उसके लिए जो है मार्केट नहीं बचती, डिमांड नहीं बचती, तो वो नहीं आ सकती। और कई बार फर्में जो होती है एक बार कीमत को काफ़ी कम कर देती है, जिसकी वजह से भी नई फर्में जो होती है बाज़ार में प्रवेश नहीं कर पाती। और ये फर्में अगर आपस में समझौता कर लेती है तो ये जो कच्चे माल के जो उत्पादक होते हैं उनके साथ में भी एक साझा समझौता होता है कि आप हमारे अलावा जो किसी को कच्चा माल प्रोवाइड नहीं करवाओगे, तो उसके कारण भी जो दूसरी फर्में जो होती है उनका प्रवेश बाजार में रुक सकता है। आगे उपभोक्ताओं के साथ समझौता करने की शक्ति जो होती है बढ़ जाती है, क्योंकि जब फर्में मिल करके कार्य करती है तो सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि उपभोक्ताओं को लूटा जाए। तो ऐसे में ज़्यादा जो पावर होती है वो उपभोक्ताओं के पास में होती है, फर्मों के पास में होती है। और अगर आपस में फर्में ही लड़ रही होती है तो उसमें फिर उपभोक्ता जो होता है वो बार्गेनिंग पावर ग्रैंड करता है कि वो एक फर्म के पास में जाता है, वो जो जिस कीमत के ऊपर सामान बेचती है वो इस बात की धौंस दिखाता है कि दूसरी फर्म उससे कम कीमत दे रही है, मैं उसके पास से सामान खरीद लूँगा। तो ऐसे में पहली फर्म जो होती है मजबूर हो जाती है उसको कम कीमत पर सामान देने के लिए, ताकि वो ग्राहक दूसरी फर्म के पास में ना जा पाए। तो जब समझौता हो जाता है तो फर्मों को इस प्रकार का डर नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है सभी फर्में किस कीमत के ऊपर सामान बेच रही है। एक जो समझौते वाली कीमत होती है उससे कम कीमत पर कोई भी फर्म सामान नहीं बेच सकती। तो ऐसे में जो फर्में होती है उनकी जो उपभोक्ताओं के साथ में जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है। अब अल्पाधिकारी जो होता है वो गठबंधन जो होते हैं उसके अंदर वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला पूर्ण गठबंधन, जिसके अंदर सभी फर्में जो होती है वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्में होती है और आपस में मिल करके जो एक समझौता करते हैं और समझौते के अनुसार जो वो कीमत तय करती है। और दूसरा जो होता है अपूर्ण गठबंधन, तो अपूर्ण गठबंधन के अंदर कोई औपचारिक समझौता नहीं होता, लेकिन औपचारिक समझौता न होने के बावजूद भी ये जो फर्में होती है ये एक ऐसी जो कीमत का निर्धारण करती है जिसके ऊपर जो सभी फर्में वो सामान बेचती है। तो ऐसे में इनके बीच में बेशक कोई औपचारिक समझौता ना हो, लेकिन फिर भी सभी की जो रणनीति होती है वो एक साझा रणनीति होती है। तो वो जो होता है अपूर्ण गठबंधन होता है, इनमें इम्परफेक्ट पॉलिसी होता है। तो इस अवस्था के अंदर किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है उसको आज आप डिस्कस करेंगे। और पूर्ण गठबंधन वाला जो था उसको हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अपूर्ण गठबंधन में कीमत का निर्धारण कीमत नेतृत्व मॉडल यानी प्राइस लीडरशिप मॉडल, इसको आप डिस्कस करेंगे। पूर्ण गठबंधन के अंदर सभी फर्मों में जो औपचारिक समझौता होता है, चाहे वो खुला समझौता हो चाहे वो गुप्त समझौता हो, और उस समझौते के अनुसार ही जो होती है वो कीमत और उत्पादन का निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुसार सारी फर्में आगे जो है कीमत लेती है और प्रोडक्शन करती है। लेकिन जो अपूर्ण गठबंधन होता है उसके अंदर जो अल्पाधिकारी फर्में होती है उनमें आपस में कोई औपचारिक समझौता नहीं होता। तो जब आपस में कोई समझौता नहीं होता तो इस अवस्था के अंदर जो है किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होगा और किस प्रकार से उत्पादन का निर्धारण होगा, इस कीमत और उत्पादन के निर्धारण को लेकर के कुछ जो मॉडल है वो डेवलप किए गए हैं। और उन मॉडलों में से जो एक मॉडल है वह प्राइस लीडरशिप मॉडल यानी कीमत नेतृत्व मॉडल। तो आज आप इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप कीमत नेतृत्व मॉडल क्या है उसको देखते हैं। अल्पाधिकार में अपूर्ण गठबंधन यानी अपूर्ण गठबंधन का मतलब जब फर्मों में आपस में कोई समझौता नहीं होता है, उस अवस्था के अंदर भी जो है कीमत नेतृत्व मॉडल के अंदर जो है जब कई फर्में होती है तो उन कई फर्मों में से एक जो फर्म होती है वो प्रमुख फर्म या प्रधान फर्म होती है, जिसको आप जो है प्राइस लीडर फर्म बोलते हैं कि कीमत नेतृत्व करने वाली फर्म होती है। मान लीजिए कि 5 फर्में हैं ए बी सी डी और ई। इसके अंदर जो डी फर्म है वो लीडर फर्म है, तो लीडर जो होता है उसके पीछे पीछे उसके फॉलोअर आते हैं। तो ऐसे में बेशक इनके बीच में कोई समझौता ना हो, कोई समझौता न होने के बावजूद भी ये जो लीडर फर्म है, ये जो लीडर फर्म कीमत का निर्धारण करती है उसी के अनुसार जो है बाकी फर्मों को जो है जो निर्धारित कीमत है उसके ऊपर अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो लीडर फर्म होती है ये कीमत तय करती है, बाकी जो फर्में होती है वो जो है इसके पीछे पीछे चलती है, यानी इसके द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपना सामान बेचती है। ऐसा क्यों होता है वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे में कई बार प्रधान फर्म जो होती है वो कीमत के साथ साथ उत्पादन की मात्रा का निर्णय भी कर सकती है कि उसने अपनी कीमत निर्धारित कर ली और उसने कहा कि इस कीमत के ऊपर मैं तो इतना उत्पादन बेचूंगी और बाकी फर्में जो बचे हुआ उत्पाद है उसको जो वो प्रोड्यूस कर सकती है। मान लीजिए कि
एक फर्म ने जो है 15 रुपये कीमत तय की और 15 रुपये कीमत के ऊपर जो उसके मांग वक्र के अनुसार जो है 50 वस्तुओं का प्रोडक्शन तय होता है और मार्केट के अंदर 70 वस्तुओं की मांग है। तो ऐसे में बाकी जो 4 फर्में बचती है उनके हिस्से में केवल 20 वस्तुओं का प्रोडक्शन आता है, वो 20 वस्तुओं के प्रोडक्शन को कर सकती है। कुछ दशाओं में यदि छोटी फर्में जो बाकी हिस्सा बच गया, यानी बड़ी फर्म ने तो निर्धारण कर लिया कि मैं 50 वस्तुओं का प्रोडक्शन करूंगी, लेकिन बाकी फर्में अगर 20 का भी प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, यानी शेष बचे हुए भाग की पूर्ति नहीं कर पाती है, तो उस अवस्था के अंदर उसकी पूर्ति भी जो है प्रधान फर्म को ही करनी पड़ती है। अब आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैकोनल के अनुसार कीमत नेतृत्व विधि वह है जिसके द्वारा अल्पाधिकार उद्योग में बिना किसी गठबंधन के कीमत निर्धारण के संबंध में फर्मों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यानी इनके बीच में कोई जो फॉर्मल समझौता नहीं होता है, लेकिन इनके बीच में कोई फॉर्मल समझौता न होने के बावजूद भी इनमें आपस में तालमेल बना रहता है कि कौन सी फर्म जो है किस कीमत के ऊपर कितना सामान बेचेगी। इसके लिए कोई औपचारिक या गुप्त समझौता बैठक करने की आवश्यकता नहीं होती। एक परंपरा बन जाती है कि उद्योग की सबसे बड़ी या सबसे जो अधिक कुशल फर्म है कीमत में सबसे पहले जो परिवर्तन करती है, यानी वही जो कीमत को निर्धारित करेगी और चेंज करना है तो सबसे पहले वही चेंज करेगी। उसके बाद अधिकांशतः बाकी जो सभी फर्में होती है उसका अनुसरण करते हुए कीमतों में परिवर्तन कर देती है। तो इस प्रकार से जो लीडर फर्म होती है सबसे पहले वो जो है अपनी कीमत को निर्धारित करती है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो कीमत में परिवर्तन भी करती है, तो उसी के अनुसार बाकी फर्में जो फॉलो करती है। और ऐसे में ये इनको मानती है वो इसलिए कि ये जो फर्म है ये फर्म वाइज डिसीजन लेती है। ये फर्म जो होती है सबसे बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय लेगी, क्योंकि ये फर्म जो सबसे अनुभवी फर्म हो सकती है, सबसे बड़ी फर्म हो सकती है, इसलिए बाकी फर्मों को लगता है कि उसने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया है और उसी के अनुसार जो है अपने निर्णय वो लेती है। अब आगे कौन सी फर्म जो होती है वो प्रधान फर्म होती है, यानी प्रधान फर्म जो है कौन कौन सी कंडीशन होती है, उन कंडीशन के अंदर जो है कोई भी फर्म जो है प्रधान फर्म बन सकती है। तो पहला, वह फर्म जो सबसे पुरानी फर्म होती है, जो सबसे अनुभवी फर्म होती है, जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होता है, वो जो प्रधान फर्म हो सकती है। क्योंकि जो फर्म सबसे पुरानी है, सबसे एक्सपीरियंस्ड फर्म है, उसका इतना अनुभव होता है कि वो आने वाले समय में भविष्य के अंदर जो आर्थिक दशाएं हैं उन दशाओं में परिवर्तन का सही अनुमान लगा सकती है कि आने वाले समय में जो है वो लागत में क्या परिवर्तन होने की संभावना है, मांग में क्या परिवर्तन होने की संभावना है, वो जो उनका सबसे बेहतर अनुमान लगाती है और सबसे बेहतर अनुमान लगाने के कारण वो सबसे बेहतरीन डिसीजन लेने की स्थिति में होती है। इसलिए बाकी फर्में जो उसको फॉलो करती है, क्योंकि उसका जो अनुभव होता है वो सबसे बेहतर होने के कारण उसके सबसे बेहतर डिसीजन होते हैं, इसलिए बाकी फर्में उतना बेहतर डिसीजन ना लेने की पाने के कारण जो है वो उसको फॉलो करती है। नेक्स्ट है वह फर्म जो बाजार के अधिकतर भाग पर अपना अधिकार रखती है, यानी बाजार के अंदर जो सबसे बड़ी फर्म होती है यहाँ पर ये सबसे कुशल फर्म है। हो सकता है कि भी ये बाजार के अंदर जैसे मान लीजिए एक फर्म है वो 70 का प्रोडक्शन कर रही है, वो जो कुशल फर्म है वो केवल 30 का ही प्रोडक्शन कर रही हो, लेकिन ये सबसे अनुभवी है, सबसे बेहतरीन डिसीजन इसके होते हैं, इसलिए ये फर्म जो लीडर हो सकती है। एक दूसरी अवस्था जिसके अंदर जो फर्म सबसे बड़ी होती है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है, ज़्यादातर मांग का प्रोडक्शन वो फर्म करती है, वो जो प्रधान फर्म हो सकती है, यानी प्राइस लीडरशिप में के अंदर वो फर्म जो है लीडर हो सकती है। नेक्स्ट है, कई बार कुछ फर्में जो आपस में मिल जाती है और ये फर्में मिल करके कीमत का निर्धारण करती है, तो ऐसे में जो बड़ी फर्में होती है उनका एक आपस में समझौता हो जाता है, तो ऐसे में छोटी फर्में जो होती है उनके पास में उनसे अलग चलने का कोई चारा नहीं रहता, इसलिए जो छोटी फर्में होती है वो अपने आप जो उसकी फॉलोअर बन जाती है, उसकी कीमत का अनुसरण करने लगती है। तो ऐसे में जो होता है वो जो होता है ये जो फर्में होती है जो आपस में कोलिशिव होता है, उनका जो गठबंधन होता है वो जो है प्राइस लीडर करता है। तो ऐसे में ये भी एक तरीका होता है जिसके अंदर कोई भी फर्म जो वो लीडर फर्म बन सकती है। तो एक जो सबसे कुशल फर्म होती है, सबसे पुरानी फर्म होती है, सबसे अनुभवी फर्म होती है वो लीडर हो सकती है, जो सबसे बड़ी फर्म होती है वो लीडर हो सकती है। अगर कुछ फर्में मिलकर के आपस में गठबंधन कर लेती है तो वो फर्में भी मिल करके जो एक लीडरशिप फर्म का कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है अजम्पशन।
सबसे पहले ये जो मॉडल है, प्राइस लीडरशिप मॉडल है, इसकी पहली मान्यता है कि फर्मों की संख्या कम होती है। दूसरी इसकी फर्म है, जो अजम्पशन है वो है कि जो नई फर्में हैं वो बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती। नई फर्मों के बाजार में प्रवेश करने पर पाबंदी होती है। सभी फर्में जो होती है वो उत्पादन है समरूप वस्तुओं का करती है, यानी फर्मों के उत्पादन में वस्तु भेद नहीं पाया जाता। और वस्तु की मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है। बेलोचदार होने का मतलब इकाई से कम लोचदार होती है। अब इकाई से कम लोचदार होने का मतलब है कि एक कीमत फर्म जो होती है, मान लीजिए बाकी फर्मों ने कीमत को निर्धारित कर दिया, ये कीमत है ओपी। एक फर्म जो होती है ओपी से कम कीमत करके अपनी मांग को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि मांग जो वो बेलोचदार है। तो ऐसे में इस फर्म के सामने यही ऑप्शन होता है कि अगर उसने कीमत कम की तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसकी आय में कमी हो जाएगी, क्योंकि जितनी उसने कीमत की है मांग उतनी नहीं बढ़ पाती, उससे कम बढ़ती है। तो ऐसे में मांग बेलोचदार होने के कारण मजबूरी होती है कि जो लीडर फर्म कीमत निर्धारित करती है उसी कीमत को फॉलो किया जाए। अब हम देखते हैं कि जो प्राइस लीडरशिप मॉडल है उसके अंदर जो है किस प्रकार की व्यू रचना होती है, किस प्रकार से जो है वो संतुलन का निर्धारण होता है, कौन कौन सा सिस्टम होता है। पहले प्रधान फर्म जो होती है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाती है जिसको अपन स्थिरता की अवस्था बोलते हैं। यानी उसकी जो रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो ये होती है कि प्रधान फर्म जो लीडर फर्म है वो बार बार कीमत में परिवर्तन नहीं करती, क्योंकि अगर वो बार बार कीमत में परिवर्तन करेगी तो जो छोटी फर्में होती है उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे में जो होता है वो उसकी फॉलोवर शायद ना बने। दूसरा है कि कीमत में परिवर्तन तभी किया जाता है जब लागत में परिवर्तन होता है। ये नहीं है कि जो प्राइस लीडरशिप के अंदर जो फर्म लीडर होती है, प्रधान होती है, वो फर्म जो होती है अपनी मर्जी से कीमत को चेंज कर सकती है। वो अपनी मर्जी से कीमत को चेंज नहीं करती, बल्कि वो कीमत को तभी चेंज करेगी जब लागतों की दशाओं के अंदर परिवर्तन होता है। अगर लागत बढ़ जाती है तो वो कीमत को बढ़ा देगी, अगर लागत के अंदर कमी होती है तो वो कीमत को कम कर देगी। नेक्स्ट है, जब भी प्रधान फर्म कीमत में परिवर्तन करती है तो उसकी सूचना पहले से ही बाकी फर्मों को दे दी जाती है, ताकि वो फर्में भी जो उसी के अनुसार अपने निर्णय ले सके। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रधान फर्म होती है वो चोरी छिपे जो है अपने कीमत में तो चेंज कर लेती है और उसकी सूचना दूसरी फर्मों को नहीं देती, बल्कि वो टाइमली जो चेंज होते हैं उन चेंजेस के अनुसार जो है बाकी फर्मों को जो है सूचना देती रहती है। और प्रधान फर्म जरूरी नहीं कि अल्पकाल में जो है अधिकतम लाभ वाली कीमतें तय करे। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि जब प्रधान फर्म प्रमुख फर्म है उसके सामने निर्णय जो स्थिति होती है कि वो जो चाहे वो कीमत तय कर सकती है। ऐसे में उसे जो अधिकतम लाभ वाली कीमत तय करनी चाहिए, लेकिन कुछ अवस्थाओं के अंदर वो अधिकतम लाभ वाली कीमत तय नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने बहुत ऊंची कीमत तय कर दे तो उससे दूसरी जो फर्में बाजार में नहीं है उन फर्मों को ऐसा लगेगा कि इस सेक्टर के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, इसलिए बाकी फर्में भी जो है बाजार में प्रवेश करने की सोचती है। तो ऐसे में बाकी फर्मों को जो है बाजार से बाहर रखने के लिए या उनका प्रवेश रोकने के लिए जो है कई बार जो होते हैं अधिकतम लाभ देने वाली कीमत होती है उससे कम कीमत तय की जाती है, और जब लीडर फर्म ने कीमत तय कर ली तो बाकी फर्मों को भी जो उसको फॉलो करना पड़ता है। अब हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष के ऊपर आउटपुट लिया गया है और ओ वाई अक्ष के ऊपर रेवेन्यू, कॉस्ट और प्राइस लिया गया है। और ये हमारे पास में जो डी डी मांग वक्र है, मैंने यहाँ पर केवल एक डी लगाया, आप दोनों लगाओगे। डी डी जो मांग वक्र है वो बाजार के लिए मांग वक्र है, और ये जो है सप्लाई कर्व है एस एस, ये बाजार का पूर्ति वक्र है। और ये जो स्मॉल डी है ये जो है एक जो लीडरशिप फर्म है उस फर्म का मांग वक्र है, और इस मांग वक्र का अनुमान जो है बाजार मांग और पूर्ति के द्वारा लगाया गया है कि एक जो फर्म है उसका मांग वक्र ऐसा रहेगा। और ये जो फर्म है जो लीडरशिप फर्म है उसके लिए जो है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अब हमें पता है कि ये फर्म जो है पहले जो लीडरशिप फर्म है वो अपना संतुलन का निर्धारण करेगी। अब संतुलन के लिए एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए। तो हमारे पास में जो लीडरशिप फर्म है उसका एम आर हमारे पास में है, लेकिन अभी तक हमारे पास में इसका एम सी नहीं है, तो हम इसके लिए जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाते हैं। ये हमारे पास में जो लीडरशिप फर्म है उसका जो है कॉस्ट कर्व है। तो ऐसे में हमारे पास में एम आर इक्वल टू एम सी ई बिंदु पर होता है, यानी ई बिंदु के ऊपर ये जो लीडरशिप फर्म है ये जो है अपने संतुलन का निर्धारण करती है,
और ये ऐसे में जो कीमत निर्धारित करती है वो Q1 ए कीमत का निर्धारण होता है, यानी ये जो है OP कीमत का निर्धारण करती है। अब ऐसे में कुल जो बाजार मांग है वो जो है OQ है। कुल बाजार मांग कितनी है? OQ है। और ये जो फर्म है ये जो है OQ1 का प्रोडक्शन खुद करती है। और बाकी कितना बच गया? Q1Q। ये जो प्रोडक्शन है ये बाकी जितनी फर्में बची है जो इसकी फॉलोवर फर्में हैं वो इसका प्रोडक्शन करेगी। और ऐसे में ये जो कीमत निर्धारित की है OP कीमत, जो लीडर फर्म है उसने, बाकी फर्में ये जो प्रोडक्शन है यानी Q1Q इसका जो विक्रय है वो भी जो है इसी कीमत के ऊपर किया जाएगा, यानी OP कीमत के ऊपर जो है इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ऐसे में जब तक लागत के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता तो फर्म जो अपनी कीमत को परिवर्तित नहीं करेगी। अब मान लीजिए हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है लागत के अंदर परिवर्तन होता है और लागत जो है वो कम हो जाती है। और जब लागत कम होती है तो ऐसे में आप देखिएगा कि ये जो फर्म है वो E1 बिंदु के ऊपर संतुलन, क्योंकि यहाँ पर हमारे इक्वल टू MC है। और ऐसे में ये जो कीमत निर्धारित करती है OP1 कीमत निर्धारित करती है, क्योंकि जब लागत कम हुई तो ऐसे के अंदर इसने जो कीमत भी कम कर दी। तो ऐसे में जो कम कीमत है उस कीमत के ऊपर जो है इस बाजार की जो मांग है वो बढ़ जाती है। पहले OQ थी, अब OQ से ज़्यादा हो जाएगी। इस फर्म का जो बाजार में शेयर है वो भी बढ़ जाता है और जो बची हुई फर्में हैं उनका शेयर है वो भी बाजार में बढ़ जाता है। तो ऐसे में कीमत परिवर्तित करेगी कब? जब कीमत के अंदर जो लागत की दशाओं में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से अगर लागत बढ़ जाती है तो ये फर्म जो है उसी के अनुसार कीमत में परिवर्तन करती है और बाकी फर्मों को जो इसको फॉलो करना पड़ता है। अब जो कीमत नेतृत्व मॉडल है उसके लाभ क्या है? पहला, जब प्रधान कीमत जब अधिक कीमत तय करती है तो जो छोटी फर्में होती है उनको भी जो अधिक कीमत का लाभ मिलता है, क्योंकि प्रधान फर्म जो होती है वो अपनी मार्जिनल कॉस्ट के अनुसार कीमत को तय करती है और उसी कीमत के ऊपर जो दूसरी फर्में भी अपना सामान बेच सकती है। तो ऐसे में जो छोटी फर्में होती है वो भी अधिक कीमत के ऊपर अपना सामान बेच सकती है। इसके कारण उन फर्मों को भी जो बेनिफिट मिलता है। तो जब तक मांग स्थिर रहती है, मांग में परिवर्तन नहीं होता, तब तक सभी फर्में, चाहे वो छोटी फर्में हो चाहे बड़ी फर्में हो, ये जो लीडरशिप सिस्टम होता है इसके अंदर जो है अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है। और अगर ये लीडरशिप फर्म ना होती तो जो छोटी फर्में हो सकता है कि भी वो जो है कम कीमत तय करती, तो उसके कारण उनको उतना बेनिफिट ना मिल पाता। दूसरा जो इसका बेनिफिट है कि जब प्राइस लीडरशिप सिस्टम होता है तो इसके अंदर एक फर्म कीमत तय करती है, बाकी फर्में जो उस कीमत को फॉलो करती है। यानी इसके अंदर फर्मों के बीच में जो कीमत युद्ध होता है, प्राइस वार होता है, वो समाप्त हो जाता है। और जब प्राइस वार समाप्त हो जाता है तो उसके कारण फर्मों को जो है लाभ होता है, क्योंकि जब प्राइस वार अगर फर्मों के बीच में होता है तो प्रत्येक फर्म जो होती है ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो है आगे से आगे कीमत कम करती चली जाती है, जिसके कारण सभी को लॉस होता है। लेकिन जब ये प्राइस लीडरशिप वाला सिस्टम है तो इसके अंदर बेशक उनके बीच में कोई समझौता ना हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का कंपटीशन नहीं करती, बल्कि एक फर्म कीमत तय करती है, बाकी उसको फॉलो करती है, तो इसका बेनिफिट जो उनको मिलता है। नेक्स्ट है, जब लाभ अधिक होता है फर्मों को तो उसके कारण फर्मों को जो है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यानी अनुसंधान के लिए जो उनके पास में अधिक आय प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में फर्में जो होती है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर अधिक मात्रा में व्यय करती है, और जब रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर अधिक मात्रा में व्यय करेगी तो उसके कारण उनके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। वो टेक्नोलॉजी को जो वो अपग्रेड कर सकती है, नई टेक्नोलॉजी की खोज कर सकती है, जिसके कारण उनको प्रॉफिट प्राप्त होता है। और जब और प्रॉफिट प्राप्त होता है तो वो और अधिक इनोवेशन करती है। और जब इस प्रकार से नए नए इनोवेशन होते हैं तो उसके कारण जो उपभोक्ता होते हैं उनको भी लाभ मिलता है, क्योंकि एक तो उनको अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु मिलती है और दूसरा उनको जो है कई बार कम कीमत के ऊपर भी वस्तु उपलब्ध होती है, तो इसके कारण उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है। तो फर्मों को भी लाभ मिलता है कि उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं, उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु मिल रही है। और कई बार ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से जो है नई वस्तु की भी खोज कर लेती है, तो उसके कारण उपभोक्ताओं को जो एक नई वस्तु उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण जो है उनके उत्पाद विभिन्नता के कारण भी उनको जो है लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, इस मॉडल के अनुसार कीमत नेतृत्व से फर्मों में अंतर्निर्भरता बढ़ती है, क्योंकि अंतर्निर्भरता बढ़ने का मतलब है कि एक फर्म जो वो प्राइस डिसाइडर होगी
और बाकी फर्में जब प्राइस फॉलोवर होगी, तो जब इनमें आत्म अंतर्निर्भरता बढ़ जाती है कि एक फर्म कीमत तय करती है, बाकी उसके ऊपर निर्भर हो जाती है, तो ऐसे में उनमें आपस में प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। और जब प्रतियोगिता समाप्त होती है तो उसके कारण जब प्रगति वाला माहौल बनता है, क्योंकि सभी फर्मों के लिए विन विन सिचुएशन है, लाभ वाली सिचुएशन है, तो ऐसे में फर्में जो होती है वो अच्छे तरीके से जो है अपने आप को बाजार में स्थापित कर लेती है, अच्छा प्रॉफिट प्राप्त करती है, जिसकी वजह से आगे वो अपने प्रोग्रेस है वो करती चली जाती है। तो इस प्रकार से जो ये प्राइस लीडरशिप मॉडल है, कंपटीशन की बजाय प्राइस लीडरशिप मॉडल के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्राइस लीडरशिप मॉडल है इसके केवल लाभ ही लाभ है, प्राइस लीडरशिप मॉडल की कुछ हानियां भी है। तो अब हम जो उन हानियों को देखते हैं। पहला, जो ये प्राइस लीडरशिप मॉडल है इसकी सबसे बड़ी हानि ये है कि अधिक जो कीमत होती है उसका लाभ फर्मों को तो मिलता है, क्योंकि फर्में जो होती है वो अधिक कीमत ले सकती है, लेकिन उसके कारण उपभोक्ताओं का शोषण होता है, उनका नुकसान होता है। क्योंकि अगर ये प्राइस लीडरशिप मॉडल ना होता तो क्योंकि उनमें कोई समझौता तो था ही नहीं, उनके बीच में आपस में जब प्राइस वॉर होता, और प्राइस वॉर होने की वजह से उपभोक्ताओं को जो है कम कीमत के ऊपर सामान उपलब्ध हो पाता, तो इसके कारण जो उपभोक्ताओं को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था। तो ऐसे में जो प्राइस लीडरशिप मॉडल होता है उसकी जो उपभोक्ताओं को हानि होती है। नेक्स्ट है कि कई बार ये जो प्रधान फर्म होती है ये छोटी फर्मों के साथ में नाइंसाफी कर सकती है, यानी ये ऐसी कीमत जानबूझ करके तय करती है जिसके कारण छोटी फर्मों के लिए बाजार का बहुत ही थोड़ा हिस्सा जो है बचता है। जैसे मान लीजिए कि बाजार के अंदर जो कुल जो 100 वस्तुओं की मांग है, 5 फर्में बाजार में है, एक जो लीडरशिप वाली फर्म है उसने वो कीमत तय कर दी ताकि उस कीमत के ऊपर 90 वस्तुएं वो खुद बेच पाए। अब ऐसे में एक फर्म जो होती है वो 90 वस्तुएं बेच रही है, बाकी 4 फर्में केवल 10 वस्तुएं बेचती है, तो ऐसे में उनके लिए जो उत्पादन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो ऐसे में ये फर्में जो है वो बाजार से बाहर हो जाती है, तो ये जो उन फर्मों के साथ में नाइंसाफी होती है। और कई बार ये फर्म जो होती है इतनी कम कीमत तय कर देती है कि जो बाकी फर्में होती है उनको लॉस होने लगता है, तो उसके कारण भी जो है वो फर्में बाजार से बाहर हो सकती है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस लीडरशिप जो होती है उसके अंदर जो लीडर फर्म होती है हमेशा ही बाकी फर्मों के हितों को देख करके कार्य करती है। नेक्स्ट है कि ये जो प्राइस लीडरशिप मॉडल है इसके अंदर जो प्रधान फर्म होती है वो जो कीमत तय करती है, बाकी फर्में जो होती है उस कीमत को शायद फॉलो ना करे, और जो फर्में इसको फॉलो नहीं करती है वो जो है बाजार में अपनी मांग बनाए रखने के लिए, अपने को बचाए रखने के कुछ जो गलत तरीके अपना सकती है। यानी जो अपने मैनिपुलेटेड सिस्टम होता है जो वो यहाँ पर जो है लागू हो सकता है। जैसे कि एक फर्म जो होती है ऐसे डिसीजन लेती है जिससे उसकी मांग बढ़े, वो कीमत को कम कर सकती है, वो फ्री होम डिलीवरी की सुविधा दे सकती है, वो जो कुछ अतिरिक्त मात्रा जो है उत्पाद की जो उसी कीमत के ऊपर उपलब्ध करवा सकती है। तो ऐसे में जो है इस प्रकार से जो कुछ गलत नीतियां जो है बाजार में आ जाती है, जिसका जो नुकसान आने वाले समय के अंदर बाकी फर्मों को भी उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो प्राइस लीडरशिप मॉडल है इसकी कुछ हानियां भी हैं। अब हम देखते हैं मूल्यांकन कि अभी तक हमने जो किया है उसके अंदर जो है कितना कुछ हम सफल हो पाए हैं सीखने में, वो आप जो इन क्वेश्चन का जवाब दे करके अंदाजा लगा सकते हो। पहला, कीमत नेतृत्व फर्म क्या होती है, और दूसरा कीमत नेतृत्व मॉडल क्या है, और ये जो कीमत नेतृत्व मॉडल है इसके लाभ और हानियां बताइए। तो आप इन क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है इसका मतलब आपको ये टॉपिक है वो भी क्लियर है। और अगर इन क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप जो है इस टॉपिक को एक बार दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब तक हम जो वो दोनों टॉपिक कर चुके हैं कि जो गठबंधन होता है, गठबंधन के अंदर पूर्ण जो गठबंधन होता है उस अवस्था में किस प्रकार से कीमत का निर्धारण होता है और उत्पाद का निर्धारण होता है, और अगर पूर्ण गठबंधन न हो, अपूर्ण गठबंधन में किस प्रकार से कीमत और उत्पादन का निर्धारण होता है।